औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 465 एंड ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 465 है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट बेसिकली है क्या? देखो, पनिशमेंट जो है इट्स अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक इन विच अ फिजिकल पेन कैन कॉज। ठीक है, जब किसी बंदे को फिजिकल पेन मिलता है किसी स्पेसिफिक बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, तो उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। अभी पनिशमेंट के बेसिक जो थीरीज है, थीरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बेसिक थीरीज है वो 4 है। तो इसको पढ़ते हैं। देयर आर मेनली 4 important theories of punishment. First, deterrent theory. Second, preventive theory. Third, retributive theory. Fourth, reformative theory. ठीक है। अच्छा, डिटरेंट थ्योरी जो है, पहली जो थ्योरी है, ये बेसिकली डील करती है कि जो ऑफेंडर होगा तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए एज अ पनिशमेंट। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर के लिए एज ए एग्जाम्पल बने। फ्यूचर में कोई बंदा ऐसा काम ना करे, उसको या फांसी दी जाए या उससे हाथ काटा जाए। ठीक है, दिस इज डिटरेंट थ्योरी। तो डिटरेंट थ्योरी सेज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, किसी बंदे को किसी काम करने से रोकना, लेकिन सिवियर किस्म का पनिशमेंट दे के रोकना। ठीक है, सिवियर पनिशमेंट शेल बी गिवन टू गिव अ लेसन फॉर फ्यूचर। ये है हमारे पास डिटरेंट थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी है, दिस इज प्रिवेंटिव थ्योरी। तो प्रिवेंटिव थ्योरी कहती है कि जो हमारे पास ऑफेंडर होगा, तो ऑफेंडर को हम क्या करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं उसी सिचुएशन से। जिस तरह एक जो है गंदी मछली होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं उसी ही तालाब से, कि वो जो तालाब है वो गंदा ना हो जाए। तो दिस प्रिवेंटिव थ्योरी। तो सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि और लोग इससे खराब ना हो, हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव थ्योरी स्टेटेड दैट एन ऑफेंडर shall be eliminated or may be killed to protect society and it become an example in the society। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो बंदे को इलिमिनेट किया जाएगा वहां से, और या उसको किल किया जाएगा कि बस बात ही खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो थीरी है, रिट्रीब्यूटिव थीरी। अस्सिन्नु बिस्सिन्नी। ठीक है, अस्सिन्न बिस्सिन्नी, सॉरी, इस्लाम में है कि कोई आपका दांत तोड़ ले तो उसके दांत तोड़ दो, कोई आपका हाथ तोड़ ले तो उसका हाथ तोड़ लो, दांत के बदले दांत। ये रिट्रीब्यूटिव थीरी है। रिट्रीब्यूटिव थीरी स्टेटेड दैट टिट फॉर टैट, फॉर एक्शन सेम रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अभी रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है ऑफ पनिशमेंट? द एम ऑफ पनिशमेंट शुड बी टू ट्रांसफॉर्म द कल्प्रेट थ्रू द इंडिविजुअलाइजेशन अप्रोच। यहाँ पर ये जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, यहाँ पर जो ऑफेंडर होगा उसको एक मौका मिलेगा कि सुधर जाओ। ठीक है, उसको वार्न किया जाएगा या उसको थोड़ा सा पनिशमेंट दे के उनको कहा जाएगा कि आपने अभी सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनना है, एक प्रोडक्टिव बंदा बनना है। ठीक है, दिस इज रिफॉर्मेटिव थियरी। अच्छा जी, कमेंट बॉक्स में जी, जी साबिर साहब, स्क्रीन बस शो। सर सर शो हो रहे हैं। सर ओके शो जी, हो रहे हैं सर अभी मेरे। ओके सर। ओके 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 जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 466, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है? एनी डिटेक्टिबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के सराउंडिंग में ऐसा डिटेक्टिबल चेंज के जिसके अगेंस्ट कोई इफेक्ट शो हो, जिसको हम डिटेक्ट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हमारे पास जो है ये है कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग, और जो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग, स्पेसिफिकली आइवन पॉलुप ने जो काम किया था बिहेवियरिज्म पे, तो उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। जब स्टिमुलस होगा तो रिस्पांस आएगा, बगैर स्टिमुलस के रिस्पांस नहीं आ सकता। ठीक है, तो एनी डिटेक्टिबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 467 है, व्हाट इज रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स इज बेसिकली रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। ठीक है, रिएक्शन टू स्टिमुलस आर कॉल्ड रिस्पॉन्स। इसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिएक्शन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 467 है,
व्हाट इज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। उसी दिन भी हम इस पे, अगर उस्मान साहब यहाँ पर हो तो बहुत ही ज़्यादा हमारी डिबेट हुई थी डिस्कशन क्लास में कि एटीट्यूड और जो है बिहेवियर है इसमें फ़र्क क्या है। तो जब मैंने ब्राउज किया, इसको सर्च किया, इसको पढ़ा, इस पे वीडियोस देखे, तो शॉर्ट कंक्लूजन मैंने निकाल के यहाँ पर वो चीज़ें जो है मेंशन की है कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इज द वे दैट समवन फील एंड थिंक अबाउट समवन। एटीट्यूड का ताल्लुक कॉग्निशन के साथ है प्लस फीलिंग के साथ है। इन दोनों चीज़ों के साथ जो भी चीज़ होगी दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। लेकिन एटीट्यूड के फिर तीन कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड या बिहेवियर। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन से, सेकंड कंपोनेंट अफेक्टिव डोमेन से, और थर्ड जो कंपोनेंट है वो रिलेटेड है हमारे पास साइकोमोटर और कोग्निटिव डोमेन के साथ। ठीक है। एटीट्यूड इज द वे दैट समवन फील एंड थिंक अबाउट समथिंग। There are three components of attitude which also called ABC model of attitude। इसको हम ABC model of attitude भी कहते हैं। ए का मतलब है अफेक्टिव, बी का मतलब है बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड, और सी का मतलब है कॉग्निटिव। ठीक है। तो दिस इज ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। कॉग्निटिव कंपोनेंट रिफर टू द नॉलेज और परसेप्शन। ये परसेप्शन के हद तक ही लिमिट होता है एटीट्यूड का ये कंपोनेंट। सेकंड अफेक्टिव कंपोनेंट अफेक्शन का ताल्लुक हमारी फीलिंग और इमोशन के साथ है। तो इसीलिए अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ समवन। लाइक देखो, अफेक्शन में लव है, एंगर है एंड फियर है। ये तीनों जो है ये बेसिक इमोशंस है। अच्छा, ये किसने कहा था, किसी को याद है? एंगर, फियर एंड लव, दीज थ्री आर द बेसिक इमोशंस। किसने कहा था? जी मियाँ साहब। अच्छा, ये जेबी वाटसन ने कहा है कि जो हमारे पास, ये तो ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है किसी जगह, कि लव, एंगर एंड फियर, ये तीनों जो है ये बेसिक इमोशंस है इंसान के। ठीक है। अच्छा, अभी बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड टेल अस अबाउट और एक्शन अबाउट पीपल आर थिंग। ठीक है। ये जो हमारा एक्शन होता है तो उसका ताल्लुक बिहेवियर के साथ होता है। तो अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि फॉर एग्जांपल जो हम थिंकिंग करते हैं ये बिहेवियर होता है कि नहीं? ठीक है। तो वो बिहेवियर का एक कंपोनेंट होता है। अगर हम कॉग्निशन करते हैं वो भी बिहेवियर का एक कंपोनेंट है। लेकिन एटीट्यूड और ऑल जो है इट्स अ ब्रॉड टर्म। अभी आप लोग के जहन में ये स्कीमा जो है बनी हुई होगी कि जो हमारे पास एटीट्यूड होता है ये एक ब्रॉड, एक एक ब्रॉड कैटेगरी है, एक ब्रॉड है, ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर जो बिहेवियर जो है ये इसका एक कंपोनेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तब भी आप लोग आंसर कर सकते हो। या अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बिहेवियर, तो देन बिहेवियर इज द प्रैक्टिकल कंपोनेंट और इट्स द एक्शन कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। इस तरह हम इसको बयान कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड। ठीक है। अच्छा, किसी ने कमेंट बॉक्स में मी ऑन मी ऑन द वे, ओके जी, ओके, कोई बात नहीं, यू कैन लिसन। ओके। डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो अवेयरनेस क्या है? टू बिकम अ फेमिलियर अबाउट समथिंग। और एजुकेशन क्या है? द इक्विजिशन ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स, स्किल्स, एटीट्यूड्स, हैबिट्स। ठीक है, ये हमारे पास एजुकेशन है। अवेयरनेस रिपोर्ट टू द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इशू और सिचुएशन। अभी गोल क्या है अवेयरनेस का? द गोल ऑफ अवेयरनेस टू एंश्योर दैट पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पर्टिकुलर इशू और सिचुएशन and are able to recognize its significance. ठीक है। For example, raising awareness about the dangers of smoking can help people understand the harmful effects of tobacco on their health and encourage them to quit smoking। लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस क्रिएट करना, ये शऊर पैदा करना कि जो तंबाकू नोशी है, ठीक है, ये अच्छी आदत नहीं है, और उनको इस पर मजबूर करना कि उसको ख़त्म करें ये आदत को। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अवेयरनेस। ठीक है। लेकिन अवेयरनेस मीन टू बिकम अ फेमिलियर, सिंपल। ठीक है। एजुकेशन तो हमने इसकी बहुत ही ज़्यादा डिफिनीशन पढ़ी है, सोक्रेटिस से लेके मुस्लिम फिलोसफर तक,
इसके बहुत ज़्यादा डिफिनीशंस है। यूनेस्को का जो डिफिनीशन है बेसिकली एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्किल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू लर्निंग, टीचिंग और ट्रेनिंग। लर्निंग, टीचिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, ये देखो देखो दो डिफिनीशन को इन्होंने कंबाइन जो है यहाँ पर लिखा है। अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल, वैल्यूज, हैबिट्स, एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये यूनेस्को का डिफिनेशन है। और ये जो है लर्निंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग या टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा जी। तो एजुकेशन क्या है? रिपोर्ट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू लर्निंग, टीचिंग और ट्रेनिंग। द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू equip individual with the knowledge and skills they need to succeed in life, such as literacy, numeracy, critical thinking, problem solving and communication skills। तो ये सारे हमारे पास कहाँ से आते हैं? ये एजुकेशन के ही पैदावार है और एजुकेशन का ही आउटपुट है। अच्छा जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी जी सर, पहुंच रही है सर। ओके जी, ओके। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, कैरियर काउंसलिंग। तो कैरियर काउंसलिंग क्या है? कैरियर काउंसलिंग बेसिकली सर्विसेज है। ठीक है, क्या है? सर्विसेज है। तो कैरियर काउंसलिंग इज अ सर्विस दैट हेल्प पीपल बिगिन, चेंज और एडवांस देयर कैरियर। ठीक है, अच्छा कैरियर क्या है? कोई इसका डिफिनेशन कर सकता है? कोई डिफाइन कर सकता है कैरियर को? व्हाट इज कैरियर उर्दू में, सिंपल सा, सिंपल पास में? अच्छा जी, सर सर जी जी। करियर को मतलब उर्दू में सर इसको हम सर करियर कहते हैं, मतलब अच्छा बताने का अच्छा। मतलब आप जो है कौन सा करियर जो है ना आप चॉइस करेंगे, आपका करियर जो है ना क्या होगा। तो इस किस्म के वर्ड जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं बाज। अच्छा 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 जी, तो वेरी इसके गुड। लिए तो हम करियर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। अगर आप मतलब कोई स्पेसिफिक वर्ड हो तो मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा, कैरियर जो है बेसिकली द पार्ट ऑफ लाइफ बीन स्पेंट एज एन एम्प्लॉय। द पार्ट ऑफ लाइफ बीन स्पेंट एज एन एम्प्लॉय। जब आप एज एन एम्प्लॉय होते हो तो दिस इज योर कैरियर, सिंपल। ठीक है, सिंपल जिंदगी का वो हिस्सा या वो उम्र जो कि हम ऑन जॉब गुजारते हैं उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो अभी कैरियर क्या है? कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग जो है एज अ सर्विस दैट हेल्प बिगिन पीपल बिगिन, चेंज और एडवांस देयर कैरियर। ठीक है, ये किस तरह किया जाता है? कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, इंटरव्यू किए जाते हैं और उसी के साथ साथ ही बंदे की जो पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल है, उसको जांचा जाता है, मालूम किया जाता है कि ये जो है कौन से फील्ड के लिए ये बंदा सुटेबल है और कौन से फील्ड के लिए जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज कैरियर काउंसलिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 470 है, व्हाट इज प्रोजेक्ट साइकिल? ठीक है, प्रोजेक्ट साइकिल जो है अगर हम देखें पीसी, इसको हम प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। और प्रोजेक्ट साइकिल अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, एक टेंडर पास होता है, फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट रन होता है, जिस तरह एक स्कूल बनता है या कोई दूसरा कोई हॉस्पिटल बनता है, तो प्रोजेक्ट किसी को दिया जाता है। जब दिया जाता है तो उसके जो है 5 जो है वो रिपोर्ट्स होते हैं, इसको हम रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं। तो उसमें PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, ये जो रिपोर्ट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो PC1 जो है इज यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। ये देखो PC1 जो है ये थोड़ा एडवांस है। पहले जो आता है वो PC2 आता है, क्योंकि PC2 इज यूज फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आया ये जो चीज है, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर लंच होने के काबिल है भी कि नहीं है। तो दिस इज PC1। तो PC1 पहले डेवलप किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद PC3 जो है इज यूज फॉर क्वार्टर रिपोर्ट। क्वार्टर रिपोर्ट के लिए PC3 यूज होता है। PC4 इज यूज ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो PC4 यूज होगा। PC5 एज यूज फॉर एनुअल रिपोर्ट और PC5 एनुअल रिपोर्ट के लिए यूज होगा। और लास्ट में PC1 जो है, इसमें जो इक्विपमेंट और फर्नीचर वगैरह जितनी भी एक्सेसरीज किसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर है तो वो PC1 कहलाएगा। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट जो है ये कमीशन जो हमारे पास पाकिस्तान कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
ये इसके अंदर आते हैं और ये पहले ही सबमिट किए जाते हैं ये प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कुछ तो इसमें इस तरह है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो PC4, तो अभी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो किस तरह वो सबमिट करेगा? ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद ही वो सबमिट किया जाता है। ठीक है, उसमें मुकम्मल डिटेल जो होता है प्रोजेक्ट का वही लिखा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 471 है, व्हाट इज SNE? ठीक है, SNE जो है स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स, बजट से रिलेटेड एक टर्म है। स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यही है, जब न्यू वैकेंसीज की अप्रूवल के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो SNC के जरिए ही भेजते हैं। Schedule of new expenditures are used for the approval of new vacancies for the budget of his, ठीक है, ऑफ दिस। ठीक है, और इसकी बजट के लिए कौन सा BM यूज होता है? अच्छा, BM क्या होता है? BM जो है, दिस इज कॉल्ड बजट मैनुअल। BM स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट होता है, सिंपल, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक फॉर्मेट होता है, जिस तरह हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मेट होता है, और उसी ही फॉर्मेट के अंदर कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी फिट हो चुके होते हैं। जो भी आप डेटा एंटर करते हो वहाँ पर, तो जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। और ये जो BM16 है, इसमें BM1, BM2, BM6, BM9, BM12, ये सारे BM बजट मैनुअल जो है यूज होते हैं। और ये ज़्यादातर बजट की टर्मिनोलॉजी से, और इसको मैं इंशाल्लाह इस पे भी एक क्लास आप लोगों को आप लोग के साथ में एक लेक्चर डिलीवर करूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BM2 अक्सर स्कूलों में डेवलप किया जाता है, ये बजट के लिए। इसी तरह BM6, BM12, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, और ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1973 का, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम सर। ये जो आपने स्केड्यूल वाला बताया ना, ये इसका क्या एब्रीविएशन है? वो जिसमें आप SNC, कह रहे हैं कि BM, BM की बात कर रहे हो? बजट मैनुअल, बजट मैनुअल, बजट मैनुअल। स्केड्यूल का जो वर्ड अभी यूज किया, अच्छा, SNE, SNE, तो ये तो फिर वो है ना, वैकेंसीज के साथ रिलेटेड है कि आप इसमें जो बजट वगैरह मनी की ट्रांजैक्शन और देखो वो चीज आएगी? नहीं, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जांपल आपको 7 वैकेंसी चाहिए, 7 वैकेंसीज, तो जस्ट आपने इसमें वैकेंसीज मेंशन करनी है, लेकिन इसके लिए जो बजट रिक्वायर होगा वो BM16 के अंदर ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, समझ लग गई बात? जी सर। सर मतलब सर, आप मतलब ये है कि सर इसका ताल्लुक जो है ना, ऐसे नहीं का ताल्लुक से ना, ये सिर्फ जो है ना वैकेंसीज के साथ होते हैं। जो हम जी न्यू जी 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 रिप्लेसमेंट जी जी। वैकेंसी हम जो है ना वो फॉर हमें ज़रूरत एग्जांपल होती है तो ये आप। देखो, फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल के अंदर जो है एक वैकेंसी की ज़रूरत है, तो उसके लिए उसकी अप्रूवल के लिए, जाहिर बात है, अप्रूवल कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देगा। सैंक्शन पोस्ट आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देता है। मिनिस्ट्री अप्रूवल करती है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो आपको सैंक्शन पोस्ट देता है। जब तक आपके साथ सैंक्शन पोस्ट नहीं होता, आप सैलरी उस पर इंक्रीज नहीं कर सकते, रिलीज नहीं कर सकते, सॉरी, और ना ही उस पर आप पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पला स्कूल में इतने सेक्शन पोस्ट है, इतने इसमें सीट इतने सेक्शन है, SST इतने सेक्शन है। सेक्शन का मतलब यही है कि उसमें ऑलरेडी उसी पे आप तनख्वाह जो है वो रिलीज कर सकते हो। अगर सेक्शन पोस्ट किसी जगह पे अवेलेबल ना हो, तो फिर आप सैलरी वहां पर रिलीज नहीं कर सकते। फर्स्ट BM16 जो होगा, इस पे कितना खर्च आएगा, इसके सैलरीज कितने होंगे, इसके अलाउंसेस कितने होंगे, तो वो सारा किस्सा BM16 के अंदर लिखा जाएगा। और कितने जो है हमें रिक्वायर्ड है ये पोस्ट, तो वो SNE के अंदर ही लिखा जाएगा, स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। जी जी, जी सर। समझ जी आ सर। गई। ओके जी, ओके। अच्छा जी, फिर है टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के कितने टाइप्स है? तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्लासरूम के अंदर कुछ मजाहिया स्टूडेंट होते हैं, कुछ शरारती स्टूडेंट होते हैं, कुछ पढ़ाकू होते हैं, कुछ ओवर अचीवर्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टूडेंट है किसी भी क्लासरूम के अंदर। अगर हम पहली बात करें तो क्लोन, क्लोन जो है, क्लोन ये फर्स्ट, क्लोन कहते हैं मजाहिया को। ठीक है, तो फेमस फॉर एंटरटेनमेंट, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, जब हम मैं खुद जब 4th और 5th क्लास में था,
तो दो जो मुझे याद है ऐसे स्टूडेंट थे क्लासरूम के अंदर के, उसके इर्द गिर्द हम बैठे रहते थे और हम अक्सर ये जो मूवीज़ वो देखते थे, वॉच करते थे, तो उसके जो है स्टार्ट से वो सुनाया करते थे कि एक्टर इस तरह था, वो आया उसने इस तरह किया, फिर एंटागोनिस्ट जो था वो इस तरह आया, जो विलन होता है वो इन्होंने इस तरह किया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लासरूम में एंटरटेन करते हैं दूसरे स्टूडेंट को, तो उसको हम क्लोन कहते हैं। फिर नट, नट जो होते हैं, नट बेसिकली कहते हैं बेवकूफ़ को। लेकिन ये बेवकूफ़ जो होते हैं ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि ये बस मोबाइल और इस तरह की टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा इनका लगाव होता है, उसको हम नट कहते हैं। तो नट फैन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वीडियोस। लेकिन ये बेवकूफ़ इसलिए होता है कि चूंकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, या तो गेमर्स होते हैं, गेम ज़्यादा करते हैं, ये पबजी वगैरह ये चीज़ें खेलते हैं, तो दैट इज नट। अच्छा जी, ओवर अचीवर, ये जो स्टूडेंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और ये क्लासरूम के अंदर कोशिश करते हैं कि मैं कोई पोजीशन लूँ, अच्छे मार्क्स लूँ, ठीक है। अच्छा, स्लेकर्स, स्लेकर्स कौन होते हैं? प्रैक्टिकली नो बॉडीज नो व्हाट ही लुक्स लाइक, ही इज इन सच अ रेयर गेस्ट दैट सम टाइम एवरीवन फॉरगेट दैट ही एज देयर ग्रुप मेट। इसका मतलब यही है, स्लेकर एक ऐसा बंदा होता है कि अक्सर जो क्लासरूम है तो उसके अंदर थोड़ा साइलेंट सा, अजनबी अजनबी सा लगता है, इतना मतलब एंडल्ज भी नहीं होता क्लासरूम के चीज़ों में। और जब ये जो हमारा सेशन ख़त्म होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल का है, 3 साल का या 5-6 साल का उसकी जो स्कूलिंग है वो ख़त्म होती है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं होती क्लासरूम के अंदर, ठीक है। अजनबी अजनबी से लोग होते हैं। अच्छा, बुली लोग वो होते हैं जो कि तंग करते हैं दूसरे क्लास फेलोज को, बहुत ही ज्यादा पुलिंग करते हैं उनके साथ, ठीक है, तो उसको बुली कहते हैं। लेट कमर्स भी कुछ होते हैं जो कि अक्सर लेट आते हैं और बहाने उनके साथ बहुत ही ज्यादा, जेब के अंदर हजारों बहाने उसके अंदर जो है वो होते हैं। लीडर्स भी कुछ होते हैं क्लासरूम के अंदर जो कि लीड करते हैं, शाई भी होते हैं, शाई वंस भी होते हैं, विजुअल लर्नर भी होते हैं, ऑडिटरी लर्नर भी होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर भी होते हैं, स्टार्स ऑफ द क्लास भी होते हैं, एथलेट्स भी होते हैं। तो ये सारे हमारे पास कौन है? ये है टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 476 है एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशनल पॉलिसी जो है, देखो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी आर द बेसिक गाइडलाइंस आर रूल्स which is necessary for the achievement of the objective of the organization, ठीक है। तो अभी एजुकेशनल पॉलिसी जाहिर बात है ऐसी पॉलिसी जो एजुकेशन के अंदर यूज होती है। तो ऑल द लॉज दैट गवर्न द सिटिंग ऑफ एंड गवर्न अप द रनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर the basic rules and guidelines which are necessary to run an educational organization। ये बहुत मजे की डिफिनेशन है। the basic rules and guidelines which are necessary to run an educational organization and to achieve the intended goal of school, ठीक है। तो ये हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसी है। पॉलिसी 3 तरह की मैंने आप लोगों को कहा था होती है, ठीक है। कुछ जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, कुछ मीडियम टर्म पॉलिसीज होती है, ठीक है। तो दीज आर पॉलिसीज। पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से जितनी भी पॉलिसीज है तो ज़्यादातर वो मिड टर्म पॉलिसीज है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की ड्यूरेशन जो होती है वो 1 ईयर तक होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर तक होती है, जबकि 2 ईयर से ऑनवर्ड 3 ईयर टू 5 ईयर और 6 ईयर इसको हम मिड टर्म पॉलिसीज कहते हैं। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी 8 पॉलिसीज है, तो 1970 के बाद अगर हम देखें और उससे पहले जो शरीफ कमीशन और जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 का जो है, इनको मिला के टोटल 8 बनते हैं। 69। जी जी, यही बनते हैं। तो ये हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसीज है, और अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर 5 ईयर पर मुश्तमिल है, तो दैट्स वाई दीज आर मीडियम टर्म पॉलिसीज। और एक लॉन्ग टर्म होता है जो कि 10 ईयर आर एक्सीडिंग देन 10 ईयर जो है वो होता है। किसी जगह मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे ख्याल में 2 ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान में हुई है, या लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान में हुए थे। अभी तो एग्जैक्ट डेट मैं भूल गया हूँ, शायद मैं उनको कंफर्म करके ग्रुप में शेयर कर लूंगा आप लोग के साथ, ठीक है। अच्छा जी, एक रूलिंग प्लान या रूलिंग पॉलिसी भी होती है। रूलिंग वो होती है कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी जो है वो बहुत ही अच्छा असर दे रही है और उसका डेट जो है वो एक्सटेंड करना मकसूद होता है, तो फिर उसका डेट जो है वो एक्सटेंड किया जाता है। दिस इज रूलिंग प्लान और रूलिंग पॉलिसी, ठीक है। अच्छा जी, सर आपने प्लान और पॉलिसी में बताया था डिफरेंस, अभी भूल गया है कि क्या फर्क होता है इसमें। अच्छा देखो, प्लान जो होता है, प्लान इज बेसिकली द टू डिसाइड इन एडवांस,
ठीक है, टू डिसाइड इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, व्हाट आर आवर एक्टिविटीज, व्हाट वी वांट टू अचीव। तो ये एक प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग हम क्या करते हैं, एडवांस में करते हैं कि हमने क्या अचीव करना है, ठीक है, किस तरीके से अचीव करना है। फिर प्लानिंग के अंदर पॉलिसीज आती है। ठीक है, प्लानिंग के अंदर पॉलिसीज आती है। प्लानिंग जो होता है वो ब्रॉड टर्म है। पहले आता है प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर आती है हमारी प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर हमारे आते हैं पॉलिसीज। ठीक है, तो एक ही प्लानिंग, फॉर एग्जांपल अभी एक प्रोग्राम आया है, उसके लिए प्लानिंग हो गई, प्लानिंग के बाद उसकी पॉलिसीज बन गई। ठीक है, तो पॉलिसी जो है ये नैरो है, प्लानिंग जो है ये ब्रॉड है। और प्लानिंग जो है, प्लानिंग मीन टू डिसाइड इन एडवांस that what to do, when to do, by whom to do, what we want to achieve, what will be our activities, ठीक है, टू अचीव दीज गोल्स, तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। अच्छा जी, फिर प्लानिंग, मैं आप लोग को प्लानिंग पे भी कुछ चीज़ें मेरे साथ है। मैंने एक बुक जो है एजुकेशन का एक बुक है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का, 6500 एक बुक है बहुत, ये उसका कोड है, EPM, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो उसमें बहुत ही डिटेल के साथ कि प्लानिंग है क्या, प्लानिंग के वेरिएबल्स क्या है, और प्लानिंग जो है स्कूल प्लानिंग क्या है, एजुकेशन प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, तो अगर कोई पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है तो दे कैन रीड इट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 477 है, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो अगर हम देखें कॉस्मो, कॉस्मो का मतलब है यूनिवर्स, तो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन अगेन यहाँ पर एराइज होता है, व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स को डिफाइन कर सकता है, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है। अच्छा जी, यूनिवर्स इज बेसिकली द टोटलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, द टोटलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिवर्स। जो भी चीज मौजूद है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, टोटलिटी को हम यूनिवर्स कहते हैं। तो इसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट को स्टडी करना, दिस इज कॉस्मोलॉजी। जेनेसिस, एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी चीजें कॉस्मोलॉजी का हिस्सा है कि दुनिया जो है, कायनात जो है, ये कैसे डेवलप हुई, ये कैसे वजूद में आई। ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि एक मैटर था और धमाका हो गया, और उसी धमाके की वजह से ये जो दुनिया है ये भी बन गई, और अभी भी दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है। इट्स अ ग्लोब, और ये एक्सपेंड भी हो रही है, क्योंकि हीट के साथ चीज़ें एक्सपेंड होती है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये एक्सपेंड होते होते जगह नहीं होगी, तो एक्सपेंड होते होते ये कोलैप्स कर जाएगी, और फिर अगेन ये ख़त्म हो जाएगी, जिसको हम क़यामत कहते हैं। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। लेकिन इस्लाम जो कहता है कि नहीं, लक़द खलक़नल इंसान, नहीं, वो दूसरा जो आयत है, 7 डेज में मैंने ये दुनिया बनाई है, फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अला समा फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। 7 डेज में मैंने जो है ये कायनात कंप्लीट की है। ठीक है, तो इस्लाम जो है फिर इसकी कंट्रडिक्शन करता है, ये जो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज जो है हमारे पास, फल्कियात, ठीक है, खला के अंदर जो है सेलेस्टियल बॉडीज है, स्टार्स, इसी तरह ये मून, इस तरह सन, और इसी तरह हमारे पास जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, तो उसको, उसकी स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और उसी बंदे को एस्ट्रोनोमिस्ट कहते हैं, खलाबाज को। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 478 है, व्हाट इज कोरम। तो कोरम बेसिकली वही मिनिमम नंबर ऑफ लोग होते हैं जो कि डिसीजन लेने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं किसी भी। जी जी, 6 डेज ही है, लेकिन 7 डेज इसमें मेंशन है कि अलिफ गुल साहब ने यहाँ पर लिखा है कि 6 डेज। ठीक है, इस्लाम में 6 डेज है, लेकिन 7 डेज भी उसमें है कि अपीसित यामिन सुम मस्तवाल समाई सबा समावात पसवाहुन्ना सॉरी पसवाहुन्ना सबा समावात। तो 7 डेज में मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट किया कायनात को। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही फरमाया है। तो कुरान क्या है, द लोएस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइंग पीपल नीडेड फॉर मीटिंग टू बी एबल टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, किसी भी फैसले को करने के लिए जो लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल होते हैं उसको कोरम कहते हैं। जिस तरह पार्लियामेंट में हम कहते हैं कि कोरम पूरा नहीं है। कोरम पूरा नहीं है का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर अगर अपोजिशन नहीं है तो अगेन कोरम पूरा नहीं है। ठीक है, या
जो स्पेसिफाइड सीट्स है वो नहीं है तो फिर भी कोरम पूरा नहीं है। ठीक है, दिस इज कोरम। कोरम हम यूज़ भी इस तरह भी कर सकते हैं कि जो हमारी पीटीसी कमेटी होती है तो वहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं तो डिसीजन मेजॉरिटी की ही चलती है, मेजॉरिटी जिस तरह डिसाइड करेगी तो वही होगा। तो अभी फॉर एग्जांपल कोरम जो है पीटीसी का वो मेजॉरिटी की तरफ है तो फिर ठीक है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पीपल कितने होते हैं? क्वालिफाइंग पीपल जो है वही लोग जो कि एक डिसीजन के लिए स्पेसिफिकली ज़रूरी होती है। ठीक है, उसकी तादाद के बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते, उसको हम कोरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 479 है कैरेट स्टिक थ्योरी एंड एजुकेशन। अच्छा जी, कैरेट स्टिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन बेंथम ने दिया था और इसका एक खुलासा यही है कि एक गद्दा है, ये उसी ही मतलब उस पे है एक मैं पढ़ा था कि ये जो जिसने दी थी तो उन्होंने एग्जांपल पुट किया है कि एक गद्दा है और उसके आगे हम उसके ऊपर एक बंदा बैठा है, उसके साथ स्टिक है और स्टिक के साथ उन्होंने एक गाजर को जो है आविजा किया है। तो ये जो गद्दा है ये गाजर को देखता है तो ये कहता है कि ये गाजर जो है थोड़े से फासले पर है मुझसे, तो ये चलता रहता है और ये कोशिश करता है कि इसी स्टिक का ये जो कैरेट है इसको खाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो कैरेट है, कैरेट की वजह से या इसी स्टिक की वजह से या इसी टिक की वजह से ये जो गद्दा है ये काम कर रहा है, इससे काम लिया जाता है। तो ये कैरेट स्टिक थ्योरी का मतलब यही है कि कैरेट एक मोटिवेशन है एजुकेशन के अंदर। या स्टूडेंट को हमने कैरेट पेश करना है, मोटिवेशन करनी है, या स्टिक उसको पनिशमेंट देनी है। तो जिसके बाद उसके बाद वो क्या करेगा, एजुकेशन में ग्रूम करेगा, लर्न करेगा। तो कैरेट स्टिक थ्योरी जो है ये हमारे पास मोटिवेशन और पनिशमेंट की सिनेरियो में हम इसको यूज कर सकते हैं। और कैरेट स्टिक थ्योरी बेसिकली मोटिवेशन थ्योरी, ये मोटिवेशन थ्योरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा लाइट में इस पे बंद कर लूँ, बिजली आ गई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 480 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल बजट। तो स्कूल बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा जो होता है हेडमास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है या उस्मान भाई होगा और या खिजरान भाई जो है इंशाल्लाह वो होगा स्कूल के बजट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, सोशियोमेट्री क्या है वो? जी जी। अच्छा अजीत साहब प्लीज, अजीत साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। मियाँ साहब। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, फिर है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री हम बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम सोशिएबिलिटी ऑफ अ पर्सन या किसी बंदे की ताल्लुकात का दायरा कहाँ कहाँ तक है, तो उसके लिए हम सोशियोमेट्री ही यूज करते हैं। इट इज़ अ वे और अप्रोच ऑफ मेयरिंग द डिग्री ऑफ सोशिएबिलिटी और रिलेटेडनेस among people or relationship. The word was used by Jacob Lee Morino. Jacob Lee Morino. It's used for group dynamics, sociometrics techniques. अच्छा, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब यही है कि ये जो यूज किया गया था इसकी हिस्ट्री को अगर हम देखें थोड़ा सा सोशियोमेट्री की, तो एक हॉस्टल था और उसी हॉस्टल के अंदर ये पहले यूज की गई थी कि हॉस्टल के अंदर कुछ ग्रुप्स थे तो उसको रूम अलॉट करने थे। अभी उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी मतलब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, तो इसके लिए ये एक मेथड जो है यूज किया गया कि स्पेसिफिकली कौन सा स्टूडेंट जो है वो किसके साथ कौन से मिजाज का है, तो उसका मिजाज और उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो मालूम करने के लिए ये स्पेसिफिक टेक्निक जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी ही तरह से उन्होंने फिर एडजस्ट किया रूम्स के मिजाज वाले अच्छे अच्छे मिजाज वाले स्टूडेंट्स को एक ही रूम अलॉट की गई। इसी तरह दूसरे जो नाटी लोग थे, जिस तरह अभी हमने स्टूडेंट की जो टाइप्स पढ़े, ठीक है, क्लोन थे कुछ जो है उसमें स्लेकर्स थे, तो उसके ग्रुप्स बन गए और वही ग्रुप जो है फिर उन्होंने उसको कमरे अलॉट किए। तो हम ये सोशिएबिलिटी या रिलेटेडनेस पीपल के दरमियान इसको मुहैया करने के लिए सोशियोमेट्री यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 482 है यूज इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ टेस्ट। तो बहुत ही ज्यादा है। एकेडमिक अचीवमेंट हम इसके जरिए मालूम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस हम इसके जरिए मैयर कर सकते हैं, पर्सनालिटी हम इसके जरिए मैयर कर सकते हैं, ग्रेड हम इसके जरिए मैयर कर सकते हैं, बिहेवियर मैयर कर सकते हैं, स्टूडेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट कर सकते हैं, इसके जरिए असेसमेंट भी की जाती है। तो ये सारे हमारे पास टेस्ट के इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 483 है स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें तो स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट जो है, फर्स्ट जो स्टेज है इज इन्फेंसी,
जिसको हम कहते हैं अप टू 2 ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक दिस इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड। फिर 7 से 11 तक दिस इज कॉल्ड मिडिल चाइल्डहुड। फिर 12 से 13 तक ये है लेट चाइल्डहुड। फिर ऑनवर्ड 13 अप टू 20 दिस इज कॉल्ड अर्ली एडल्टहुड, सॉरी एडोलेसेंस। फिर उसके बाद 21 टू 40 जो है दिस इज अर्ली एडल्टहुड, और 41 टू 60 जो है दिस लेट एडल्टहुड, और फिर उसके बाद जो 61 एंड ऑनवर्ड जो है दिस इज ओल्ड एज, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस है। लेकिन कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर हम देखें, जिस तरह एरिक एरिक्सन ने भी, सॉरी जीन पियाजे ने भी कुछ के 2 साल के बच्चे के अंदर कौन कौन से जो है वो तब्दीलियाँ आती है, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। फाइन मस्कुलर डेवलपमेंट और जो हमारे पास एक मोटर मस्कुलर डेवलपमेंट, ये किस तरह होती है, ठीक है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट मीन चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इट हैज these stages: infancy stage, early childhood stage, middle childhood stage, late childhood stage, adolescence age, early adulthood age and late adulthood age and old age, ठीक है। तो ये 7 स्टेजेस जो है ये है बेसिकली स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आप पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 484 है, सेफ गार्ड इज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी को आप बगैर FIR के नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पुलिस आए तो आपने उसको कहना है कि वारंट दिखाओ, वारंट के बगैर वो आपको हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है। लगा सकता है कुछ जो नजर नहीं आते तो वो तो लगा सकते हैं, अल्लाह खैर करे। सेफ गार्ड इज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, नो वन कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 485 जो है ये थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो आई थिंक टाइम इतना नहीं है, एक ही मिनट बाकी रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क जी।